गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों को ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो हम लोगों की लाइन है वो कौन सी लाइन है जो कि हमारे इंडिया को दो भागों के अंदर बांटती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा 2 बी, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा हम लोगों की वो भारत को दो हिस्सों के अंदर है जो कि बांटती है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन INS विक्रांत का आदर्श वाक्य जय मां सैम युद्धि स्पर्धा किस वेद से लिया गया। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, ऋग्वेद से लिया गया है। तो INS विक्रांत जिसका जो हमारा जो मोटो आदर्श वाक्य है जय मां सैम युद्धि स्पर्धा, वो हमारा ऋग्वेद से लिया गया। इसका मतलब है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो इसको 2021 के एंड के अंदर या फिर 2022 के अंदर जो कि भारत के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, इंडियन नेवी को दे दिया जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इसका लगभग 75% जो कंपोनेंट है वो इंडिया के अंदर ही निर्मित जो कि किए गए हैं और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत है जो कि की जा रही है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात जो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के तट से टकराया था उसे किस देश द्वारा ब्यूरवी नाम दिया गया था। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा डी, मालदीव के द्वारा। तो हाल ही में साइक्लोन बुरेवी जो कि हमारा मालदीव के द्वारा इसका नाम दिया गया था। ये तमिलनाडु के कराईकल कोस्ट के ऊपर जो कि टकराया था जो कि हमारा निवार साइक्लोन के ठीक 7 दिन के बाद तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला है। पिछले 10 दिनों के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर बनने वाला ये तीसरा जो कि साइक्लोन है। साइक्लोन बुरेवी से पहले भी तमिलनाडु के अंदर जो हमारा 2018 के अंदर गाजा और निवार साइक्लोन है जो कि आ चुके हैं, जबकि नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के अंदर 2020 के अंदर आने वाला ये 5th साइक्लोन है। इससे पहले जो साइक्लोन आए थे वो हमारे गति, निसागरा, साइक्लोन निवार और साइक्लोन एम्फान है जो कि आए थे। गति जो साइक्लोन था वो हमारा सोमालिया के अंदर नवंबर 2020 के अंदर जो कि देखने को मिला था। साइक्लोन निसागरा ये जो नाम दिया गया था ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, महाराष्ट्र के अंदर आया था। जबकि जो साइक्लोन एम्फान है वो हमारा बांग्लादेश का जो हतिया आइलैंड है और जो पश्चिम बंगाल का जो सागर आइलैंड है उसके ऊपर जो कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। ये जो नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। जबकि जो फानी था साइक्लोन वो हमारा मई 2019 के अंदर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है जो कि आया था, जिसके कारण जो चिल्का लेक के अंदर एक और नया मुंह था जो कि खुल गया था। जो हम लोगों का माउथ होता है वो एक्टिव हो गया था। इससे पहले 2 थे जबकि अब उसके बाद से 3 हो गए थे। अगला क्वेश्चन विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा सी, 3 दिसंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय डे हम लोगों का जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाता है, ताकि जो विकलांग लोग होते हैं उनके जीवन से जुड़ी और उनके अधिकारों से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इस वर्ष की जो थीम थी हमारी वो थी बिल्डिंग बैक बेटर टुवार्ड्स ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एसेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको 1992 के अंदर है जो कि मनाया गया था। अगर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से की बात की जाए तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर हम लोग डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड डाटा की बात की जाए तो पूरे दुनिया के अंदर लगभग 1 बिलियन पीपल हैं जो कि हमारे डिसेबल्ड हैं, जबकि इनमें से 80% जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ही पाए जाते हैं और उनमें से लगभग 40% जो डिसेबल्ड पर्सन जो उनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है, जो कि हमारे कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक ईंधन कौन से हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, उच्च तापमान वाले, जो हमारे कम तापमान वाले होते हैं यानी कि लो टेम्परेचर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो C32LH2 जो हम लोगों का लार्जेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है वो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो हमारी HAL है उसके द्वारा इसरो को दिया गया है। ये जो हम लोगों का टैंक है ये हमारा जो इसरो का जो पेलोड कैपेसिटी है वो जो कि हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, GSLV मार्क 3, उसकी जो पेलोड ले जाने की क्षमता को 4 टन से बढ़ा करके 6 टन कर देगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था हम लोगों का जो एवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं उनको स्पेस के अंदर लॉन्च करने के लिए हम लोगों का सेल्फ रिलायंस बनाने को लेकर के जो कि
किया गया था। ये जो हमारा जो टैंक है ये हमारा एल्यूमिनियम एलॉय के द्वारा बनाया गया और इसकी जो ईंधन ले जाने की क्षमता वो 5755 किलोग्राम जो कि ईंधन है ये ले जा सकता है। इससे पहले जो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते थे जो कि हमारे 5 से 6 टन के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको हम लोग फ्रेंच गुयाना के द्वारा लॉन्च करते थे। इससे जबकि इस टैंक के आ जाने के बाद है जो कि हम लोग इस अपने सैटेलाइट्स को जो कि खुद लॉन्च कर सकेंगे। क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर, यानी कि ऐसे फ्यूल्स जिनको लो टेम्परेचर लो स्टोरेज टेम्परेचर की जो कि आवश्यकता होती है, कम के अंदर टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि स्पेस के अंदर देखिए हम लोगों का टेम्परेचर जो कि काफ़ी लो होता है, तो हम लोगों को लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करने वाले टैंक की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम लोगों का जो और लिक्विड ऑक्सीजन होती है हम लोगों को उसको लिक्विड स्टेट के अंदर स्टोर किया जाता है जो कि -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर की जाती है। जबकि जो हाइड्रोजन होती है लिक्विड हाइड्रोजन वो -253 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कि उसको स्टोर किया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को काफ़ी लो टेम्परेचर के प्रोपेलेंट स्टोरेज टैंक की आवश्यकता थी। ये जो हम लोग जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोगों ने रशिया के द्वारा ली है 1991 के अंदर, जो कि हम लोगों ने इसके लिए करके एक एग्रीमेंट किया था। रशिया और इसरो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत जो कि ये टेक्नोलॉजी रशिया के द्वारा ट्रांसफ़र की गई थी। अगला क्वेश्चन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, कर्नाटका के द्वारा। तो हाल ही में कर्नाटका सरकार द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS को डिजिटल मोड के रूप में लॉन्च किया गया है। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि कॉलेज लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर डिजिटल फॉर्म के अंदर जो कि पाठ्यक्रम की सामग्री है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी और जो है लर्निंग को ऑनलाइन के माध्यम से जो कि शुरू किया जाएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों को जो कि शिक्षा की पहुँच है जो कि आसानी से बनाई जा सके। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस संगठन ने पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जो हम लोगों की उसके द्वारा 100 ऑक्टेन पेट्रोल है जो कि लॉन्च किया गया। ये फर्स्ट टाइम है कि भी कंट्री के अंदर जो हमारा 100 ऑक्टेन फ्यूल है जो कि लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो मथुरा रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसे कुछ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कुछ चुनिंदा आउटलेट्स जो कि हमारे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आगरा, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, लुधियाना, पुणे और अहमदाबाद के अंदर है, वहाँ से इनको जो कि हम लोग खरीद सकते हैं। ऑक्टेन रेटिंग जो होती है हम लोगों की वो फ्यूल की स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं, जो कि हमारी फ्यूल की अंदर जो हम लोगों के इंजन के अंदर नॉकिंग को रोकने के लिए बनाई जाती है। नॉकिंग कब होती है? जब देखिए कोई भी फ्यूल अपने टाइम से पहले ही इग्नाइट हो जाता है तो उसको हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। ये हम लोगों की मेनली जो लो कंप्रेशन रेशो के कारण ही होती है कि भी अगर कोई फ्यूल है जो कम कंप्रेशन के ऊपर इग्नाइट हो जाता है तो पूरी तरह से कंप्रेस होने से पहले ही वो है जो कि इग्नाइट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि अच्छे से जो कि फ्यूल जो कि वो जल नहीं पाता और जिसके कारण इंजन के अंदर नॉकिंग है जो कि देखने को मिलती है। तो अगर हाई ऑक्टेन नंबर होगा तो यानी कि वो उसको हाई कंप्रेशन होगी और इससे कि वो टाइम से पहले जो कि प्री मैच्योरली जो कि इग्नाइट नहीं होगा। 100 ऑक्टेन पेट्रोल होता है वो हम लोग को मेनली लग्जरी व्हीकल्स के अंदर जो कि यूज किया जाता है, ताकि जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस की जो कि डिमांड होती है। इसे अब तक लगभग 6 ही देशों जैसे कि जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया और इजराइल के अंदर ही जो कि है अवेलेबल था, जो कि मेनली हम लोगों का रेसिंग व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। तो अभी इससे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर तक सिर्फ 3 ही ग्रेड के जो ऑक्टेन ग्रेड के जो फ्यूल्स थे वो हमारे इंडिया के अंदर मौजूद थे, जैसे कि 87 ऑक्टेन पेट्रोल जिसे हम लोग रेगुलर पेट्रोल के नाम से जानते हैं, 89 ऑक्टेन ग्रेड जिसे हम लोग मिड ग्रेड के नाम से जानते हैं, जबकि 91 to 94 ऑक्टेन ग्रेड है जो कि हम लोगों का प्रीमियम पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, WHO के द्वारा। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ मलेरिया रिपोर्ट 2020 है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई थी। इसके तहत जो हमारा जो इंडिया के अंदर जो कि मलेरिया के केसेज के अंदर काफ़ी जो कि रिडक्शन देखने को मिला है, जो कि 2000 के अंदर 20 मिलियन था, जबकि 2019 के अंदर घट करके 5.6 मिलियन ही जो कि रह गया है, जो कि काफ़ी
अच्छी बात है। और बात की जाए तो अभी भी जो हमारे मलेरिया के केसेज है फिर भी काफ़ी ज़्यादा, और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। लगभग पूरे रीजन का 88% जो मलेरिया केसेज हैं वो इंडिया से होते हैं हम लोगों के। 2018 से 2019 के अंदर जो मलेरिया के केसेज के अंदर इंडिया के अंदर जो 21% का जो कि रिडक्शन है हम लोगों को देखने को मिलता है। वर्ल्ड मलेरिया डे की बात की जाए तो ये वर्ष प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को जो कि हम लोगों का वर्ल्ड मलेरिया डे है जो कि मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीन काम्फ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, एडोल्फ हिटलर की। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया हमारा क्यों आया, क्योंकि अभी जो ब्रिगेड 44 है जो कि हम लोगों के नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर की विचारधाराओं से प्रेरित है, जो कि जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके फिर से जो हम लोगों का जो नाजी जो हमारे लीडर थे एडोल्फ हिटलर, उनके टाइम पर जो रूल्स था हम लोगों का उसको स्थापित करने के लिए जो कि यहाँ पर काम कर रही है, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया है यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा इसको। तो इसीलिए अभी जो हम लोगों का जो ये ब्रिगेड 44 है जो कि काफ़ी चर्चा के अंदर थी। एडोल्फ हिटलर की बात की जाती है, जर्मन पॉलिटिशियन और लीडर थे जो कि नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे। 1913 के अंदर ये जर्मनी पहुंचे थे। 1919 के अंदर इन्होंने जर्मनी की वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया था और बाद में नाजी पार्टी के जो कि हेड है जो कि ये बन गए थे। और 1933 के अंदर जर्मनी के चांसलर बने थे। इनका जन्म था जो ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। इन्होंने मीन कैंप नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी जो कि लिखी थी। 1939 के अंदर इन्होंने वर्ल्ड वार 2 की जो कि शुरुआत की थी पोलैंड के ऊपर अटैक करके, और इन्होंने बाद में ब्रिटेन के खिलाफ भी जो कि अपनी जंग है जो कि वो घोषित कर दी थी। और 30 अप्रैल 1945 के अंदर जो कि इन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने डिजिटल लोन्स को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश दिए हैं? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा डी, HDFC बैंक को। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक को अपने डिजिटल 2.0 कार्यक्रम के तहत अपने सभी लॉन्चों का स्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा गया है। क्योंकि देखिए इससे पहले जो डिजिटली सेवाएं जो कि लॉन्च की गई थी अपनी HDFC बैंक के द्वारा, उनके अंदर काफ़ी जो है फॉल्ट्स देखने को मिले थे, जिसके तहत जो हम लोगों का EMI का भुगतान हो गया, क्रेडिट कार्ड के जो कि बिलों का भुगतान हो गया, उससे रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले थे, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं HDFC बैंक उनके द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था इसको बैंक को। तो इसीलिए इसको देखते हुए जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI है उसने ये निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस पुलिस स्टेशन ने पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, नोंगपोक सेमकई ने। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो हम लोगों की, उसके द्वारा नेशनल एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया है जो कि जारी की गई थी। इसके अंदर जो कि हमारा नोंगपोक सेकमई है जो कि मणिपुर के थौबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, पहली रैंक जिसने हासिल की है। जबकि जो सूरामलंगम है जो कि हमारा सेलम सिटी के अंदर स्थित है तमिलनाडु के, उसने ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है जो कि हमारा उसने सेकंड रैंक हासिल किया। जबकि जो खरसंग पुलिस स्टेशन है जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, थर्ड स्थान है जो कि इसने हासिल किया है। ये जो रैंकिंग हमारी ये प्रत्येक 2015 से प्रत्येक वर्ष है जो कि जारी की जा रही है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो कि हमें बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल सुबह के सेशन में सुबह 7 बजे। तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।